जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है। यानी कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे और आज हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे हमारे मिसलेनियस में। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी तो बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, इसीलिए उनका एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में ये भी आया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स बचा हुआ है। बेटा वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं था कि उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो आज वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद में हमारा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इकोलॉजी वाला सेक्शन बचेगा तो उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में छोटे छोटे सारे टॉपिक्स जो भी बचे हुए थे आज हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे, सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे आई, उसके बाद में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, कुछ ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसी के साथ में हम अपना पूरे बायोलॉजी सेक्शन को समराइज करेंगे। एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें सारे के सारे एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आने की, उन सब क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे उस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर की हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उठाने वाले हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जब मैंने बोन्स पढ़ाया था, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ाया था, सारे कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होती है। हमारी बोन्स हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है। एक बच्चे की अगर हम बात करें, एक बेबी की अगर हम बात करें, तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, लेकिन एडल्ट टाइम तक आने तक ये बोन्स सिर्फ 206 बच जाती हैं। अब ये जो 206 बोन्स हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब इन्हीं को हम समझने वाले हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन जो हमारी बॉडी के एकदम सेंटर में मौजूद होता है उसको हम लोगों ने बोला है एक्सियल स्केलेटन। जिस तरह से हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था ना, उसी तरह से यहाँ पे हमारे स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारा बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आती है। तो यहाँ पे आती है हमारी स्कल की बोन्स, हमारा मैंडिबल यानी कि हमारा जो जबड़ा होता है वो जॉ। उसके बाद में आता है स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि रिब्स के बीच में मौजूद जो हड्डी होती है वो रिब्स। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। सैक्रम, कॉकेक्स और रिब्स, मैंडिबल, स्कल एज शोन हियर। ये कुछ बोन्स हैं, इनकी थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या? एक्सियल स्केलेटन का मतलब जो बॉडी के सेंटर में मौजूद है। ठीक है, इस तरह से बोन्स हैं हमारी। अब एक एक बोन को हम समझने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो 206 बोन्स होती हैं उसमें से एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं। 80 बोन्स होती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में, जो कि क्या क्या कंसिस्ट करती हैं। हमारे स्कल की बोन, ठीक है, स्कल की बोन में हमारा जो कि पूरा क्रेनियम है, जो हमारी फेशियल बोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का रिब्स आ जाते हैं, स्टर्नम आ जाता है, हम सेंटर में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी आ जाती है। तो देखते हैं, स्कल बोन जो होती है उसमें 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। जो हमारी क्रेनियल बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं वो होती हैं 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। 14 फेशियल बोन्स होती हैं। हमारे चेहरे में जो छोटी छोटी बोन्स हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो 14 होती हैं नंबर में। उसके बाद में 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब क्या? हमारे कान में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल मिलाकर 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स। मैलियस
इनकस स्टेप्स। इसमें से ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो हमारी स्टेप्स बोन होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। उसके बाद में एक और बोन हमारी बचती है जो कि है हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन हमारी गले में मौजूद होती है, यानी कि हम लोगों के स्कल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 8 क्रेनियल बोन्स रहती हैं। क्रेनियल बोन्स यानी क्या, जो हमारा क्रेनियम बना रही हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन मौजूद होता है। 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स, 3 इस साइड 3 इस साइड। कौन कौन से, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। उसके बाद में आ जाता है एक हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम थोरैसिक केज की बात करें, जो हमारे चेस्ट में जो बोन्स होती हैं उनकी बात करें, तो उसमें 25 बोन्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक ब्रेस्ट बोन आती है और आती हैं 14 रिब्स, यानी कि 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। क्या बताया, 25 बोन्स होती हैं थोरैक्स की, एक ब्रेस्ट बोन होती है और हमारी 14 रिब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं तो उसमें 24 वर्टेब्रल बोन्स रहती हैं, एक सैक्रम बोन रहती है और एक कॉक्सिक्स बोन रहती है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी में 33 वर्टिब्रे होते हैं, जिनमें से हमारे 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोक्सियल बोन्स होते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं ये, इनमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ को याद रखना है। एक्सियल स्केलेटन हमारे बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है, जिसमें एक क्रेनियम होता है, फेशियल बोन्स होती हैं, हायोइड बोन होती है, एक स्टर्नम होता है जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसके आसपास मौजूद होती हैं 24 रिब्स, और हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं, ठीक है। जिसमें से 24 बोन्स जो है हमारी पूरा वर्टेब्रल कॉलम बनाती है, उसके बाद एक सेकिजल और एक कॉक्सिक्स बोन मौजूद होती है। इन सब के नंबर्स हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोक्सियल वर्टेब्रे। इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बीच में तो स्टर्नम होता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर, फर्स्ट से लेकर 7th जो पेयर होता है वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ये स्टर्नम से कार्टिलेज की मदद से, इसीलिए फर्स्ट से 7th पेयर को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 8th, 9th एंड 10th पेयर की, तो ये सारी 7th से जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो 11th एंड 12th पेयर होता है वो होता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स साइज में भी छोटी होती हैं और ये कनेक्टेड भी नहीं होती हैं हमारे, ना कि स्टर्नम से, ना कि हमारे 7th रिब से, ठीक है। क्या हम लोगों ने समझा है, 12 पेयर हैं हम लोगों के रिब्स के, ठीक है। उसमें से जो स्टार्टिंग के 7 पेयर होते हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। 8th, 9th और 10th पेयर की यदि हम बात करते हैं तो ये 7th वाली रिब से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। सिंस ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स भी बोला जाता है। यदि हम बात करते हैं 11th और 12th पेयर की, तो ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहते हैं सेंटर में, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोला जाता है और ये साइज में कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं बाकी की रिब्स से। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। चलिए
अब हम समझने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि क्या, यानी कि जो हमारे एक्सियल स्केलेटन के साइड में मौजूद है, जो बाकी की सारी बोन्स हैं वो आती हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स है वो है 126। 80 एक्सियल बोन्स थी, 126 अपेंडिकुलर बोन्स हो जाती हैं, टोटल मिलकर हमारी 206 हड्डियों को बना रही हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं इनको देखते हैं, ठीक है। एक आती है हमारी क्लैविकल। क्लैविकल क्या होती है? क्लैविकल हमारी ये जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन को हम क्लैविकल भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन होती है, हमारे शोल्डर बोन जो होती है उसको हम बोलते हैं स्कैपुला। उसके बाद में हाथों की और पैरों की जो बोन्स होती हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे हाथ की ये वाली जो बोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। हमारे जो पैर के जो हमारे थाई बोन होती है वो होती है हमारी फीमर, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट बोन को देखा था जो हमारे कान में थी, जो हमारी ऑडिटरी ऑसिकल थी, जिसका नाम क्या था? स्टेप्स नाम था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फीमर को देखा है। उसके बाद में ह्यूमरस के बाद में यहाँ पे हमारे जो एल्बो है वहाँ से, यहाँ से हमारी रिस्ट तक 2 बोन्स मौजूद होती हैं। एक होती है अल्ना और एक होती है रेडियस, ठीक है। उसके बाद में हमारी ये जो रिस्ट होती है, जो रिस्ट होती है उसमें कार्पल्स मौजूद होते हैं। 8 कार्पल्स मौजूद होते हैं हर हाथ में, ठीक है। 8 कार्पल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। जो हमारा ये हथेली होती है उसमें मेटाकार्पल्स मौजूद होते हैं, और जो हमारी उंगलियां होती हैं उनमें फैलेंजेस मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम देखें ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, उसके बाद में हमारे रिस्ट में कौन आ रहा है? कार्पल्स। हमारी हथेली में मेटाकार्पल्स, और फैलेंजेस हमारी जो उंगलियां होती हैं उनके अंदर जो मौजूद होती हैं बोन्स, उनको हमने फैलेंजेस बोला है, ठीक है। अब अगर हम हमारे पैरों की बात करें तो यहाँ पे ये जो फीमर है, जो हमारे थाई बोन है वो है फीमर। उसके बाद में पटेला, ये हमारा जो नी कैप होता है, जो मूवेबल, आप अगर अपने नी को टच करेंगे तो ऊपर एक मूवेबल सी बोन होती है, वो पटेला होती है। वो बच्चों में वेल डेवलप नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए बच्चे घुटने के बल चल पाते हैं। यदि हम कोशिश करेंगे बच्चों की तरह चलने की तो हमारे घुटनों में बहुत दर्द होने लगेगा, क्योंकि ये बोन वेल डेवलप्ड है हमारे अंदर, ठीक है। पटेला इसका नाम होता है। उसके बाद में जिस तरह से यहाँ पे अल्ना और रेडियस थे, उसी तरह से यहाँ पे टीबिया और फिब्युला मौजूद होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कार्पल्स और यहाँ पे टार्सल्स। टार्सल्स 7 होती हैं हर एक पैर में, ठीक है। उसके बाद में मेटाटार्सल, जो हमारे पैर का जो तलवा होता है वो बनाती हैं, और उंगलियों में जो पैर की टोज होते हैं उनमें फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या हम लोगों ने समझा है? थाई बोन से अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले होती है फीमर, उसके बाद में हमारा जो घुटना होता है उसके ऊपर पटेला होती है, उसके बाद में टीबिया और फिब्युला। जिस तरह से यहाँ पे अल्ना और रेडियस, उसी तरह से हमारे पैर में घुटने के नीचे होती है टीबिया और फिब्युला। उसके बाद में यहाँ पे कार्पल्स, यहाँ पे टार्सल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, और दोनों में फैलेंजेस। ये हमारा पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इसको एक बार ध्यान से देख लो। हमारी कॉक्सा बोन, हमारी जो प्यूबिक बोन होती है वो होती है, ठीक है। क्या बताया है हम लोगों ने? अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। 126 टोटल बोन्स होती है। यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आती हैं? सबसे पहले आती है हमारी कॉलर बोन, जो कि है हमारी क्लैविकल। फिर आती है हमारी शोल्डर बोन, जो कि है हमारी स्कैपुला, ट्रायंगुलर शेप की होती है। उसके बाद में हम लोगों ने हाथों की और पैरों की बोन्स को देखा है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज ऑफ 126 बोन्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। एंड इट कंप्राइजेस ऑफ द पेल्विक गर्डल, जो हमारे पेल्विक में होती है, पेल्विक एरिया में वो होती है पेल्विक गर्डल। अपर लिम्स यानी कि हमारे हैंड की बोन्स, लोअर लिम्स यानी कि हमारे पैरों की बोन्स, एंड शोल्डर गर्डल और द पेक्टोरल, जो हमारे शोल्डर में बोन्स मौजूद होती हैं वो। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है इसको हमने कॉक्सा भी बोला था, राइट। इसमें 3 बोन्स आती हैं, इलियम,
ischium एंड प्यूबिस। तीन ये फ्यूज्ड बोन्स मौजूद होती हैं हमारे पेल्विक गर्डल या फिर जिसको हमने कॉक्सा बोला था। उसके बाद में अपर लिम्स और लोअर लिम्स हम लोगों ने देख लिया था। शोल्डर गर्डल में हम लोगों की दो बोन्स आई थी जिनको हमने देखा था। एक थी हमारी स्कैपुला जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, और यही मदद करती है हमारी क्लैविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको ह्यूमरस से अटैच करने में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉलर बोन। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन भी हम लोगों का एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं द आई, द ह्यूमन आई। इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। एक एक कंपोनेंट को ध्यान से समझते हुए चलना कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आंखों का सबसे बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉर्निया। ठीक है, ये हमारे आइरिस और प्यूपिल को कवर कर रहा होता है। देखो, ये कॉर्निया है जो हमारा बाहर सबसे बाहर वाला ट्रांसपेरेंट रीजन है हमारी आंख का। उसके बाद अगर हम अंदर चलते हैं तो एक कैमरे का जो शटर होता है ना, उसको इमेजिन करो एज आइरिस, वो है आइरिस। ठीक है, अब आइरिस, यहाँ पे आइरिस के बीच में होता है, आइरिस के जस्ट सेंटर में मौजूद होता है प्यूपिल। आइरिस हमारी आंख का वो पोर्शन होता है जो हमारी आंखों का जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज मेरी आंखों का कलर है डार्क ब्राउन, ठीक है, ये जो हमारा कलर है वो वाला रीजन हमारा आइरिस है। ठीक है, अब ये एज अ कैमरा शटर काम कर रहा होता है, यानी कि जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल को ये छोटा या बड़ा कर रहा होता है। कौन? आइरिस। अब क्या होता है, जैसे एकदम से ब्राइट लाइट आई हमारी आंखों में तो प्यूपिल बहुत छोटा हो जाएगा कि वो ज्यादा लाइट को अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए वो थोड़ा छोटा आ जाएगा, भैया थोड़ी कम लाइट आओ। जैसे ही हमारा बहुत ज्यादा डार्क में हम जाते हैं या फिर एकदम से डर लगता है, ऐसे केसेस में ये प्यूपिल इनलार्ज हो जाता है, जो कि मैंने तुम लोगों को बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्यूपिल का इनलार्जमेंट हो जाता है। या फिर थोड़ी डिम लाइट है तब भी प्यूपिल का इनलार्जमेंट हो जाता है। कौन करवा रहा है ये इनलार्जमेंट या कॉन्ट्रैक्शन? ये करवा रहा होता है हमारा आइरिस। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में हम लोगों का आ जाता है लेंस। अब इसी के अंदर एक लेंस मौजूद होता है और ये लेंस होता है हमारा बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं ये सब कुछ हम लोग फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे बस इतना समझो, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि जो लाइट आ रही होती है उस लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। ये जो रेटिना है ना, ये हमारी इनरमोस्ट लेयर है आई की, और जो भी लाइट यहाँ से आ रही होती है आंखों में, लेंस उसको फोकस करता है अल्टीमेटली रेटिना पे जाके। अब जो हमारे ये जो आंखों का व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये लेंस के शेप को छोटा या बड़ा करती हैं, किस लिए? अकोमोडेट करने के लिए। सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन हो गया? अकोमोडेशन। लेंस के शेप को छोटा बड़ा करेंगे जिससे प्रॉपरली लाइट आ पाए, रेटिना के ऊपर फॉल हो सके। अब ये जो रेटिना है, ठीक है, रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कोन्स एंड एक होते हैं रॉड्स। रॉड्स जो होते हैं वो मदद करते हैं डार्क में देखने में, और जो हमारे कोन्स होते हैं ये मदद करते हैं हम लोगों को लाइट में देखने में। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब क्या होता है, एक विट्रियस ह्यूमर होता है, एक एक्वस ह्यूमर होता है। अब ये क्या नई टर्मिनोलॉजी है? देखो, दो प्रकार के लिक्विड होते हैं हमारी आंख के अंदर। हमारी कॉर्निया और हमारे लेंस के बीच में मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर। यहां पे मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर, और हमारे लेंस और हमारी रेटिना के बीच में मौजूद होता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर थोड़ा सा जेल लाइक होता है, ठीक है, थोड़ा सा विस्कस होगा एज कंपेयर टू
हमारा एक्वस ह्यूमर। ये दो प्रकार के हमारे फ्लूइड्स हैं जो कि हमारी आंख में मौजूद होते हैं। तो क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सबसे बाहरी जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर होता है वो होता है कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद में अंदर की तरफ हम जाएंगे तो हमारे आंख को जो कलर दे रहा है वो है हमारा आइरिस। आइरिस को हमने इमेजिन किया एज अ कैमरे का शटर, और जो बीच में जो है वो है हमारा प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा करता है आइरिस, जिससे वो लाइट जो फॉल हो रही है आंख पे उसके अमाउंट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके बाद में जो व्हाइट पोर्शन है उसको हमने क्या बोला, स्क्लेरा बोला। उसके अंदर क्या मौजूद है वो है लेंस, और जो कि है बाइकॉन्वेक्स। ये जो लेंस है ये लाइट को हमारे रेटिना के ऊपर फोकस करता है। रेटिना में हमारे दो टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, एक होते हैं कोन्स, एक होते हैं रॉड्स, और ये दोनों जो सेल्स होते हैं ये लाइट और डार्क में देखने में मदद कर रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक लिक्विड होता है जो हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, जिसको हमने बोला है एक्वस ह्यूमर। और जो हमारे लेंस और हमारे रेटिना के बीच में जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। अब जो कि हमारे सारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी आंख के ऊपर जो लाइट पड़ी या फिर हमने किसी भी चीज़ को देखा, तो जो सारे सिग्नल्स हैं वो वाया ऑप्टिक नर्व चले जाते हैं हमारी ब्रेन या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। एक बार इस आंख के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आप देखकर प्रोसेस कर लीजिए। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर एक एक पार्ट के फंक्शन को मैंने लिख रखा है, उसको हम समझते हैं कि कितना हम लोगों को समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई को हम देखने वाले हैं। तो इसमें पार्ट्स ऑफ द आई दैट आर विजिबल एक्सटर्नली विच इंक्लूड द स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, वाइट विजिबल पोर्शन। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि आंख में ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्क्लेरा बोला है, ठीक है। अब ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। जो इनर पार्ट्स है हमारी आंख के उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्क्लेरा कर रहा है। किसका बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उसके बाद कंजक्टाइवा की बात करें तो इट लाइंस द स्क्लेरा एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एपिथेलियम पढ़े थे तब हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वैमस टाइप का एपिथेलियम। ये यहाँ पे है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या कर रहा है, कंजक्टाइवा जो हमारा है वो है हमारा ऐसा पोर्शन जो कि हमारी आंखों को मॉइस्ट रखता है, साथ में क्लियर भी रखता है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बाय सिक्रीटिंग म्यूकस एंड टीयर्स, ठीक है। म्यूकस और टीयर्स को कौन सिक्रीट कर रहा है, कंजक्टाइवा सिक्रीट कर रहा है, और ये हमारी आंखों को मॉइस्ट रखता है, क्लीन रखता है फ्रॉम द आउटर पैथोजेंस। उसके बाद में कॉर्निया की यदि हम बात करेंगे तो ये सबसे बाहर का ट्रांसपेरेंट लेयर था। इट इज द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई विच कवर्स द प्यूपिल एंड द आइरिस। आइरिस और प्यूपिल को कवर करने वाला जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको ही हम लोगों ने कॉर्निया बोला है। द मेन फंक्शन इज टू रिफ्रैक्ट द लाइट अलोंग विद द लेंस। क्या मतलब है इसका, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग आई को वापस पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ पे आई डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इन आई डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया जाता है, ये सब हम लोग अपने फिजिक्स के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइरिस की यदि हम बात करें तो इट इज द पिगमेंटेड, कलर दे रहा था ना हमारी आंख को, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, बिल्कुल, विच इज विजिबल एक्सटर्नली। द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। जैसा कि मैंने बताया आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के जो साइज होता है, जो प्यूपिल का डायमीटर होता है उसको कंट्रोल करता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों में आ रही है वो कंट्रोल हो सके। इतनी सी बात थी। प्यूपिल की यदि हम बात करें तो इट इज अ स्मॉल अपर्चर विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। जैसा मैंने आपको बताया इट अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना। ये हमारा आइरिस, आइरिस के जस्ट बीच में प्यूपिल, और इसको कवर करने वाली एक ट्रांसपेरेंट लेयर थी हमारी कॉर्निया। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार इस स्लाइड को अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक हमारा लेंस था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या था, एक हमारा लेंस था। लेंस क्या कर रहा था, लेंस हमारा बाय कॉन्वेक्स टाइप का लेंस था। इस चीज को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस था जो कि क्या कर रहा है, लाइट को फोकस कर रहा है रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या था, रेटिना हमारा इनर मोस्ट लेयर था जिसमें कि कोन्स एंड रॉड्स मौजूद थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक हमारा था एक्वस ह्यूमर, जो कि हमारा फ्लूइड था बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है, और एक हमारा था विट्रियस ह्यूमर, जो कि मौजूद था बिटवीन लेंस एंड रेटिना। और ये जो विट्रियस ह्यूमर होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा विस्कस होता है, जेली लाइक होता है। एक्वस ह्यूमर हम लोगों का थोड़ा सा कम विस्कस होता है। एक बार इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो भी समझ लिया। अब हमें क्या समझना है, अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स को जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। उनके कुछ कॉमन नाम क्या होते हैं, या फिर कुछ ऐसे विटामिन्स जो कि जिनकी डेफिशिएंसी कोई डिजीज कॉज करवा रही है। सिर्फ उन्हीं डिजीजेस को समझेंगे हम लोग जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं अब हम उनको समझने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन एंड मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो कि हमारे शरीर में पूरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, उन सबको रेगुलेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। उन्हीं की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझेंगे, दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो उसमें 4 विटामिन्स आते हैं। किस तरह से याद रखेंगे, एक कीड़ा, ठीक है, KEDA कीड़ा, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा विटामिन ए। अगर ये स्लाइड तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं है तो सुनो, ठीक है, PDF जब मिलेगा उसमें अच्छी तरह से इसको मार्क कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में भी जानते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो हम याद रखेंगे ए से आंख। ठीक है, ये जो विटामिन है ये हमारी आंखों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। इसका नाम जो है उनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। एक तो रेटिनॉल हो जाता है और एक रेटिनोइक एसिड हो जाता है। ठीक है, मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, विजन में मदद करता है। मैंने आप लोगों को यही बोला था कि जो विटामिन ए होता है, ए से हम आंख को याद रखेंगे, विजन में मदद करता है हमारा विटामिन ए। उसके बाद में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो फिर बोन फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, बर्थ में डिफेक्ट्स होने लगते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद क्या रखेंगे विटामिन ए का नाम क्या होता है, किस नाम से और ये जाना जाता है, साथ में इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो रही है, किस चीज़ में मदद करता है, इतनी चीज़ों को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। फूड सोर्सेज की यदि हम बात करते हैं तो फोर्टिफाइड मिल्क या फिर एग्स या फिर लिवर, हर चीज़ में हम लोगों को फोर्टिफाइड मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स तो आ ही जाते हैं। हमें बचपन से बोला जाता है हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स।
ठीक है। चलो नेक्स्ट विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन डी, जिसको हम बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी हम लोगों ने कॉमन सुना है कि विटामिन डी हम लोगों के बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसी की जो डिफिशियंसी होती है उससे बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। विटामिन डी का हम नाम याद रखेंगे कि इसको बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। अब ये किस में मदद करता है? बोन की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, और ये मदद कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बीमारियां होती हैं जैसे कि रिकेट्स, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया। जो भी हमारी बोन की डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। ये विटामिन हम लोगों को, विटामिन डी से हम लोगों को सीधे याद आना चाहिए बोन वाला विटामिन, ठीक है। अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है। धूप जो एक प्रॉपर टाइम रहता है, सुबह मॉर्निंग की जो धूप रहती है 9 से 11 के बीच की, वो धूप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करती है विटामिन डी से। और विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मैंने बताया था जो हमारी बोन्स होती हैं उनका मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स का बना होता है। अगर कैल्शियम को अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा विटामिन डी तो हमारी बोन्स हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग। ये इसके पीछे का थोड़ा सा कहानी है। अगर हम बात करें विटामिन ई की तो इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है ये विटामिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल के ब्रेकेज और नर्व डैमेज में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ये रखेंगे कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ विटामिन के की तरफ। क से क्लॉटिंग, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन के जो हमारा होता है, जिस तरह हमारी प्लेटलेट्स मदद करती हैं हमारे ब्लड को जमाने में, जब भी कहीं से लग जाती है, खून बहता है तो उसको जमना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खून हमारे शरीर से बह जाएगा। ब्लड की जो क्लॉटिंग में मदद करता है वो है हमारा विटामिन के, और इसका नाम हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। अच्छी तरह से याद रख लेना, फाइलोक्विनोन हमारे विटामिन के का नाम है और ये मदद करता है क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद में यदि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हीमोरेज होगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, विच विल रिजल्ट इन हीमोरेज, ठीक है। अब उसके बाद में विटामिन, कुछ बी विटामिन की हम बात करने वाले हैं। इनमें जो अलग अलग नाम है और इनकी वजह से जो डेफिशिएंसी हो रही है उनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन B1, जिसको हम जानते हैं थायामिन के नाम से। थायामिन है हमारा विटामिन B1 और इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी वाले, ठीक है। कौन सा होता है डेफिशिएंसी? विटामिन B1 की वजह से बेरी होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लाविन, और राइबोफ्लाविन जो है उसकी डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन होता है माउथ का और स्किन का, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। एक बार इस वाले चार्ट को अच्छी तरह से देख लो तो हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट गो थ्रू इट एंड रिवाइज वंस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद में रखने हैं, जो दिमाग में रखने हैं पूरे टाइम, वो मैंने आपको बता दिए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी विटामिन ए की। एक ए से हम लोगों ने याद रखा था आंख। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस में रिजल्ट करती है। और भी जो ब्लाइंडनेस होती है या फिर आई डेफिशिएंसी, जो आंखों में जो दिक्कत होती है, वो हमारी होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब विटामिन डी की हमने बात की थी। विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है शरीर से। उसमें कौन मदद करता है? विटामिन डी। डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई को देखा था एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन के क्लॉटिंग में मदद करता है, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को हम थायामिन भी बोलते हैं, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कॉज करती है बेरी। और यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस स्लाइड से।
नेक्स्ट कुछ विटामिन की हम बात करें तो आ जाता है अब विटामिन B3 जिसका नाम है नायसिन। ठीक है, अब ये इसकी जो डिफिशियंसी है उसको हम बोलते हैं पिलाग्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस इज विटामिन B3 डेफिशिएंसी विच इज पिलाग्रा। विटामिन B3 को क्या बोला है? नायसिन बोला है। ठीक है, विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड इसको हम बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, इतना हमें कॉमनली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन B6 की बात करें तो इसको पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल या पायरिडॉक्सामीन भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा अगर डेफिशिएंसी होती है तो स्केली डर्मेटाइटिस विच इज अ स्किन डिसऑर्डर में कॉज करता है, अनीमिया, कन्वर्जन्स, इन सब को कॉज करता है हमारा विटामिन B6 की डेफिशिएंसी। विटामिन B7 अगेन एन इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा बायोटिन, हम लोगों का जो हेयर एंड नेल सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को बायोटिन का नाम सुनने को मिलता है। इसीलिए क्योंकि बायोटिन जो होता है इट इज़ बेनिफिशियल टू हेयर, स्किन एंड नेल्स। ठीक है, अब इसकी भी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। विटामिन B9 की बात करें, फोलेट या फॉलिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो ये हम लोगों का अगर डेफिशिएंसी होती है इसकी तो अनीमिया और बर्थ पे होने वाले कुछ डिफेक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा विटामिन B12 है जिसको हम कोबालामीन भी बोलते हैं, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि ये हमें किसी भी प्लांट सोर्स में नहीं मिलता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी हम लोगों को बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। विटामिन B12 यानी कि कोबाल अमीन। ठीक है, अब इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया होगा, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज, पैरालिसिस तक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों वी शुड गेट आवर विटामिन B12 चेक्ड, ऑल द वेजिटेरियंस स्पेशली शुड गेट द विटामिन B12 चेक्ड एंड गेट द प्रॉपर सप्लीमेंट्स। विटामिन C की बात करें, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, हमारे एग्जामिनर का फेवरेट विटामिन जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और स्कर्वी में होते हैं ब्लीडिंग गम्स। कभी कभार ऐसे हम लोग ब्रश भी करते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून निकलता हुआ दिखता है, दोज आर नोन एज ब्लीडिंग गम्स। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो यू शुड गेट इट चेक्ड, क्योंकि आपको विटामिन C की कमी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ऑप्शंस में एस्कॉर्बिक एसिड लिखा था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विटामिन कौन सा विटामिन, तो इसीलिए विटामिन के नाम याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सारे सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन C मिलता है क्योंकि विटामिन C को सिट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये जो चार्ट है इसको एक बार अच्छी से देखो, हम रिवाइज करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने यहाँ से देखे हैं। विटामिन B3 की बात करें तो इसको नियासिन भी बोला जाता है जिसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है पेलाग्रा। उसके बाद में विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है, स्किन डिजीजेस कॉज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन B7 बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन एंड नेल्स। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड के फॉर्म में भी जानते हैं और ये विटामिन B12 को एक्टिवेट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में विटामिन B12 जो कि हम लोगों को प्लांट सोर्सेज में देखने को नहीं मिलता है, इसको हम कोबालामीन बोलते हैं, और इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो अनीमिया या फिर इरिवर्सिबल नर्व डैमेज एंड पैरालिसिस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यदि हम विटामिन C की बात करते हैं तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है वो है स्कर्वी। एंड स्कर्वी का जो मेन सिम्टम है वो होता है ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ मिनरल्स की हम बात करते हैं, इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करते हुए चलने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का मैंने तुम लोगों को बताया ही है कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम। यही कैल्शियम मिनरल मेक्स अप द बोन एंड द टीथ के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए
ज़रूरी होता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में तो स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या, यानी कि ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, उसको हमने बोला है स्टंटेड ग्रोथ। जो हमारा कैल्शियम है मिनरल, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। एडल्ट्स में अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बोन लॉस या फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं। वीकेंड बोन्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी में। ठीक है, फूड सोर्सेज क्या है, डेयरी हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन्स जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फोर्टिफाइड फ्रूट्स हो गया। क्रोमियम की यदि हम बात करते हैं तो ये इंसुलिन को मूव करने में हेल्प करता है, ग्लूकोज को इनटू ब्लड सेल्स। जब हम लोगों ने इंसुलिन की बात की थी, हम लोगों के ग्लैंड्स में जो हार्मोन था इंसुलिन, वो किस चीज़ में मदद करता है, जो हमारे ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर डालता है कि लो भैया सेल अब तुम इसको तोड़ के एनर्जी रिलीज कर लो। इंसुलिन इसमें हेल्प कर रहा होता है, और उसमें कौन मदद कर रहा होता है, क्रोमियम मदद कर रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ही तो बिगड़ेगा ना शरीर में। ग्लूकोज अच्छे से हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो है उसको हैम्पर करेगा हमारा क्रोमियम की डेफिशिएंसी। उसके बाद में अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो ये हमारी बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि हम टूथपेस्ट में देखते हैं कि टूथपेस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड क्या कर रहा होता है, हमारे दांतों को और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इट हेल्प्स रेजिस्ट डिके, जो हमारे दांतों में जो डिके होता है उसको रेजिस्ट करने में मदद करता है हमारा फ्लोराइड। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर प्रोबेबल चांसेस ऑफ टूथ डिके एज कंपेयर टू द नॉर्मल टूथ। ठीक है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम लोगों को फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे, फ्लोरोसिस। ये अगर जो हमारा फ्लोराइड होता है उसके एक्सेस की वजह से फ्लोरोसिस हमें देखने को मिलता है। डिस्कलर्ड टीथ होते हैं यहाँ पे, तो फ्लोराइड का जो बेसिक काम है वो हम लोगों के टीथ और बोन्स में ही हमें नज़र आता है, और टीथ में मेजरली फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जब थायराइड ग्लैंड पढ़ा था तब हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन पढ़ा था जो कि था थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को बनाने में कौन मदद कर रहा था, आयोडीन मदद कर रहा था। देयरफॉर मेन फंक्शन, it is a component of thyroid hormone which helps regulate growth, development and metabolism. आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब हम लोगों ने पढ़ा था कि गोइटर हो जा रहा था, गोइटर, क्रिटिनिज्म, ये दोनों बीमारियां हैं जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हम लोगों ने देखा इसीलिए जो सॉल्ट होता है वो आयोडीन युक्त होता है, आयोडाइज सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आयरन की यदि बात करें तो आयरन मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो लाल रंग होता है जो हमारे ब्लड को भी पूरा रेड कलर देता है, वो किसकी वजह से होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। मायोग्लोबिन का भी ये पार्ट होता है। मायोग्लोबिन हम लोगों को मसल्स में देखने को मिलता है जो कि मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है। यानी कि हमारा आयरन का बेसिक फंक्शन क्या हो गया, आयरन का बेसिक फंक्शन यहाँ पे हमारा हो जाता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन के जो भी सारे फंक्शंस है वो हैम्पर हो जाएंगे अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो। ठीक है, और मैंने तुम लोगों को बताया था हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, अनीमिया हो रहा था। देयरफॉर आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हो जाता है अनीमिया। ठीक है, अनीमिया, वीकनेस, ये सब हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में यदि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी हमारा मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है बोन्स एंड टीथ के। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये एंजाइम के फंक्शंस में मदद कर रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद कर रहा होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यही होगा कि वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, वीकनेस क्यों आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहा है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स वगैरह में मदद कर रहा है। अगर वो होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हम लोग में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलती है। मसल के ट्विचेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें इसकी डेफिशिएंसी में देखने को मिलती हैं। एक बार इस चार्ट को अच्छी तरह से देख लें तो हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ मूव करते हैं।
क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कैल्शियम विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ। उसके बाद में हम लोगों ने क्रोमियम को देखा, क्रोमियम वॉज हेल्पिंग इंसुलिन टू मूव द ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स, ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। उसके बाद में फ्लोराइड को यदि हम देखें तो वो हमारे बोन्स एंड टीथ में मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन हम लोगों का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में मदद कर रहा था। देयरफॉर एनी डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड विल लीड टू अ डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू आवर थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। आयरन की यदि हम बात करें तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो इसको इफेक्ट करेगा। मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स के फंक्शन में मदद करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स में मदद कर रहा होता है। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे गलती से ये वाली स्लाइड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई वाली स्लाइड यहाँ पे आ गई है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक बार इस स्लाइड को भी अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि लेंस क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। रेटिना क्या होती है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई होती है। ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को लेकर जा रही होती है ब्रेन तक। एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड होता है कॉर्निया लेंस के बीच में, और विट्रियस ह्यूमर हमारे जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में मौजूद होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का अगर फंक्शन देखें तो वो नरिश कर रहा था आई को और इट कीप्स इट इन्फ्लेटेड। और अगर विट्रियस ह्यूमर की बात करें तो मेन फंक्शन इसका था प्रोटेक्ट करना आंख को और उसके स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखना। बस इतना सा बचा हुआ था, ये हमें याद रखना था। मिनरल्स का बाकी का चार्ट है ये, और अब एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फॉस्फोरस की यदि हम बात करें तो ये भी हमारे बोन्स एंड टीथ में मदद करता है। और फॉस्फोलिपिड्स हम लोगों ने पढ़े थे कि कंपोनेंट होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। देयरफॉर हम लोगों को समझ में आ ही रहा है कि सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए फॉस्फोरस की जरूरत तो है ही, ठीक है। उसके बाद में यदि हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम हम लोगों का नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें वीकनेस होती है वैसे हम ORS सोल्यूशन वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है, वो है हमारा पोटेशियम, ठीक है। इसकी ही अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वही आएगा, वीकनेस आएगा, कंफ्यूजन आएगा, यही सब हमें देखने को मिलता है। सेलेनियम की यदि हम बात करते हैं तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए कौन सा विटामिन था, विटामिन ई था, ठीक है। इट वर्क्स विद विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जिसको हमने ब्यूटी विटामिन भी बोला था, उसके साथ में मिलकर काम करता है सेलेनियम। ये भी होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं केशन डिजीज। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, जब हमारी डेफिशिएंसी होती है सेलेनियम की, तब हमारी डिजीज होती है केशन डिजीज। मसल डिजेनरेशन होता है डेफिशिएंसी की वजह से, लो स्पर्म काउंट हो जाता है सेलेनियम की डेफिशिएंसी से। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। सोडियम की यदि हम बात करते हैं तो पोटेशियम के साथ मिलकर ये भी हम लोगों का नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में मदद कर रहा होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्रैम्प्स कर सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट कर सकती है। क्या याद रखना है हमें, यहाँ से क्या रिटेन करना है कि जो सोडियम है हमारा, ये हमारा पोटेशियम के साथ मिलकर नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रखता है। जिंक की यदि हम बात करें, हमारा आखिरी मिनरल, तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ इंसुलिन है, और ये मदद करता है बहुत सारे एंजाइम्स की भी। DNA रिपेयर में भी ये मदद कर रहा होता है, इम्यून फंक्शन में भी ये मदद कर रहा होता है। इसकी डेफिशिएंसी यदि होती है तो किड्स में ग्रोथ में थोड़ा सा हैम्पर हम लोगों को देखने को मिलता है। डर्मेटाइटिस यानी कि हमारा स्किन की डिजीज है, स्किन का इन्फ्लेमेशन नोन एज डर्मेटाइटिस। लॉस ऑफ टेस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, और हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है। इन कुछ हम लोगों ने विटामिन और मिनरल्स को पूरा कंसिडर किया है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमें याद रखना है। 2-3 बार आप इस स्लाइड को पढ़ोगे, बाद में जब आप लोगों को PDF मिल जाएगा तब काफ़ी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक बार फटाफट से स्लाइड को देख लो और हम रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। सबसे पहले हम लोगों ने फॉस्फोरस की बात की थी, तो फॉस्फोलिपिड्स हमें याद आता है फॉस्फोरस से, ठीक है। इसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है।
इसलिए हम लोगों का फॉस्फोरस ज़रूरी हो जाता है। बोन्स एंड टीथ में मदद करता है। पोटेशियम और सोडियम की यदि हम बात करें तो ये दोनों नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। सेलेनियम की यदि हम बात करें तो विटामिन ई के साथ मिलकर ये काम करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट ये काम कर रहा होता है। जिंक की यदि हम बात करें तो ये भी इंसुलिन का एक पार्ट होता है और ये बहुत सारे जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनमें मदद करता है, डीएनए रिपेयर में मदद करता है, इम्यून फंक्शंस में मदद करता है। देखो आज का लेक्चर तुम लोगों को लग रहा होगा कि पूरा रटने वाला है, पूरा रटने वाला है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन उठ के अगर आएगा तो एकदम सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा, बिल्कुल घुमा के कुछ नहीं आएगा। इसीलिए छोटे छोटे से ये टॉपिक्स हैं, अच्छी तरह से इनको 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ऑप्शंस जब सामने आते हैं तब बहुत इजीली हम इसका आंसर दे पाएंगे। इसीलिए आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लग रहा होगा कि बस स्लाइड चलती जा रही है, हम रटते जा रहे हैं। नहीं बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें समझने वाला ज़रूर कुछ नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं वेरियस ब्लड ग्रुप्स को, कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। वैसे तो हम लोगों को अराउंड 40 ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं हम लोगों को वो होते हैं एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। और इनको किसने खोजा था? इनको खोजा था सर लैंस स्टीनर ने। ये चीज़ हम याद रखेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप? हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप लैंस स्टीनर ने खोजा था, और इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। देखो हम लोगों का सपोज ये आरबीसी है, ठीक है। दिस इज आवर आरबीसी। आरबीसी के ऊपर ना एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हमारा एंटीजन होता है, ठीक है, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। और इसी का जो टाइप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड ग्रुप के लिए। अगर ब्लड ग्रुप, हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख देते हैं, अगर ब्लड ग्रुप का टाइप ए है तो हमारा एंटीजन जो आरबीसी पे होगा वो ए होगा। इसी के साथ में जो प्लाज्मा हम लोगों ने पढ़ा था, जो आरबीसी के साथ में प्लाज्मा हमारी मैट्रिक्स थी ब्लड की, इसमें होता है एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी होता है और एंटीबॉडी का टाइप बी, छोटा बी लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या मतलब है समझाती हूँ, रुको। देखो ब्लड ग्रुप ए की बात की तो उसमें एंटीजन है वो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल पी होगी। ब्लड ग्रुप बी की यदि हम बात करें तो इसमें होगा एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। क्या मतलब है इसका, ये समझो। देखो हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, तब ब्लड ग्रुप्स को बहुत देखा जाता है, ठीक है, कि एक का हम दूसरे में बिना ब्लड ग्रुप चेक किए नहीं डाल सकते। इसका रीज़न मैं समझाने वाली हूँ। देखो सपोज यदि मैंने बी वाले बंदे का यहाँ पे ए वाले इंसान को ब्लड दिया, ठीक है, तो ये जो है एंटीबॉडी ये इसके ऊपर अटैक कर देगी। एंटीबॉडी बी है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, और जब ये अटैक कर देगी तब खून के क्लॉट्स जम जाएंगे, थक्के जम जाएंगे। इसीलिए ए वाला ए को ही दे सकता है, बी वाला बी को ही दे सकता है। दो और ब्लड ग्रुप्स आते हैं इसमें, एक आता है ए बी ब्लड ग्रुप, और इसमें होता है एंटीजन ए बी दोनों, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होती हैं। एंटीबॉडी इसमें नहीं होती हैं। क्या इसका यूज़ है वो मैं बताऊंगी। ब्लड ग्रुप ओ की यदि हम बात करें तो इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता है आरबीसी पे, लेकिन इसमें एंटीबॉडी मौजूद होती है ए बी दोनों, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को समझो। यदि मैंने ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान है उसमें कोई सा भी ब्लड ग्रुप डाला तो भैया इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है, कोई है ही नहीं हथियार खड़े करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्योंकि इसमें कोई सा भी तुम ब्लड ग्रुप डाल दो, इसमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं किसी के अगेंस्ट, सारे ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यदि मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ओ की तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर।
यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है ये समझो, क्योंकि पहली बात इसमें कोई एंटीजन नहीं है। अगर मैंने इसको किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप में डाला तो क्या होगा, एंटीबॉडी जो एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, यहाँ तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई भी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, किसी के अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें एंटीबॉडीज दोनों होती हैं ए और बी, इसीलिए इसको ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही ब्लड दे सकता है, दूसरा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। ए बी वाला आएगा तो ए बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ए वाला आएगा तो ए बी है, और बी वाला आएगा तो बी एंटीबॉडी भी यहाँ पे मौजूद है। ये इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो, वापस रिवाइज करवा रही हूँ। हमारे आरबीसीज के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, जो भी होता है वो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर नो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ए वाले में एंटीबॉडी बी होगी, बी वाले में एंटीबॉडी ए होगी, ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं मौजूद होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कोई सा भी इसमें खून डाल दो, इसमें कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं है जो लड़ सके, ठीक है। ओ की अगर हम बात करेंगे तो ओ में एंटीबॉडीज दोनों देखने को मिलती है, लेकिन सिंस इसमें एंटीजन नहीं है इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। एंटीजन ही नहीं है तो किसी भी ब्लड ग्रुप किसी भी जो एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है उसमें जाने पर एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, कोई है ही नहीं। बस इतना सा हमारा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट होता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज फाउंड इन आरबीसी इज नोन एज एंटीजन। बिल्कुल, एंटीजन ए और एंटीजन बी दो प्रकार के एंटीजन्स होते हैं। एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होती है वो छोटा ए या छोटी बी होती है। ग्रुप ए कंटेन्स एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी। Group B contains antigen B and antibody small a. Group AB contains both A and B antigen लेकिन no antibodies, इसीलिए AB को हमने बोला है universal acceptor। सबसे खून ले सकता है, ये कोई सा भी ब्लड ग्रुप वाला और पर्सन हो सबसे खून ले सकता है हमारा ए बी वाला, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज ही मौजूद नहीं हैं। ग्रुप ओ की यदि हम बात करें तो इसमें ए या बी कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। वो दोनों एंटीबॉडीज होती हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। ये हमारा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट था। ब्लड ग्रुप ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, एंड ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। डबल स्टार वाले पॉइंट्स हैं, याद रखना। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। एंटीजन अगर बी होगा तो एंटीबॉडी छोटी बी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। इसी तरह का कंसेप्ट है हमारा और इसी तरह से सारे ब्लड ग्रुप्स काम करते हैं, ठीक है। चलो अब RH ब्लड ग्रुपिंग, जिस तरह से हमारा एक ABO ब्लड ग्रुपिंग था उसी तरह से हमारा एक RH ब्लड ग्रुपिंग है। RH आया है रेजस मंकी से, इसमें भी ये देखा गया है, इसीलिए रेजस मंकी से RH आया है, RH ब्लड ग्रुपिंग। अब क्या होता है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड एक थर्ड एंटीजन का होता है जिनकी सरफेस, जिनके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे, जिसको हम RH फैक्टर या RH एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप का फैक्टर, एक तो हमारा एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है, और कुछ आरबीसीज, कुछ लोगों के आरबीसीज के ऊपर ये थर्ड एंटीजन भी मौजूद होता है जिसको बोलते हैं हम RH एंटीजन। अगर ये होगा प्रेजेंट तो हम उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, और अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें ज़्यादा खास या कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो रेजस पॉजिटिव, नहीं होगा तो RH नेगेटिव। यहाँ पे भी हम लोगों को कंपैटिबिलिटी तो देखनी पड़ती ही है, ठीक है।
ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दोनों ब्लड ग्रुप्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब ये क्या होती है? यदि माँ के पेट में जो बच्चा है उसका और माँ का ब्लड ग्रुप अगर कंपैटिबल नहीं है, तो माँ का जो खून होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू होने वाले बच्चे के पास में जाता है, तो माँ के जो ब्लड ग्रुप में जो WBCs होते हैं वो बच्चे के ब्लड पे बहुत अटैक कर देते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं ब्लड पे अटैक कर देते हैं, RBCs पे अटैक कर देते हैं, इसीलिए बच्चे को अनीमिया हो जाता है और बच्चे के लिए ये बहुत फेटल भी हो सकता है। क्या समझा हम लोगों ने? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कौन से केसेस में होगा? जहाँ पे माँ और बच्चे का ब्लड आपस में कंपैटिबल नहीं है, माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड पे अटैक कर देता है। ऐसे केसेस में बच्चे को अनीमिया हो जाता है या फिर बहुत फेटल भी ये कंडीशन हो सकती है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। When a woman is pregnant, it is possible that her baby's blood type will be incompatible with her own. This can cause a condition known as erythroblastosis fetalis, where the mother's white blood cells attack the baby's RBCs as they would any foreign invaders. WBCs क्या करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। वो जैसे ही बच्चे के शरीर में जाएंगे वैसे ही बच्चे के RBCs को एज अ फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर कर लेंगे, सिंस द ब्लड इज इनकम्पैटिबल, और फिर बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसको हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है हीमोलिम्फ। हम लोगों को आर्थ्रोपोडा में हीमोलिम्फ देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है अब हम ये समझते हैं। बॉडी फ्लूइड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कलरलेस। जिस तरह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो लाल कलर देता है हमारे ब्लड को, इन लोगों में यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। और यही इसके प्लाज्मा को कलरलेस बनाता है और हीमोसाइट्स भी होते हैं। इट डज not contain any respiratory pigment, which is the respiratory pigment in our body. It is hemoglobin. ये इन लोगों में नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है हीमोलिम्फ। सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में देखने को ये मिलता है। हीमोलिम्फ का कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। कहाँ देखने को मिलता है ये याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता, बस इतना सा याद रखना है। एग्जाम्पल कॉकरोच, ठीक है। जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं ना हमारे आर्थ्रोपोडा में, बस यही समझना था हीमोलिम्फ से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमारे ब्लड के बचे हुए थे उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन देखा था। ब्लड हमारा एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये हम लोगों को याद है। कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होती है जो कि प्लाज्मा थी, और प्लाज्मा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम लोगों के ब्लड सेल्स थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट, RBC की यदि हम बात करें तो उसमें बेटा न्यूक्लियस नहीं होता। RBC डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। फिर भी इसके एक्सेप्शंस हैं। कैमल और लामा, ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन लोगों में न्यूक्लियस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। RBC में मिलता है, नॉर्मली हम लोगों को न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कैमल एंड लामा एक्सेप्शंस हैं, याद रखेंगे। लाइफ स्पैन क्या होता है RBC का? वो होता है 120 दिन। 120 दिन हम लोगों की RBCs का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद में RBC की जब डेथ होती है वो कहाँ पे जाके होती है? वो होती है स्प्लीन में, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बिकॉज आफ्टर द लाइफ स्पैन कंप्लीट्स RBCs जाके यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। सिकल सेल अनीमिया में क्या हुआ था कि लाइफ स्पैन कम हो गया था, ठीक है, इसीलिए RBCs कम हो गए थे और अनीमिया कॉज हुआ था। उसके बाद में यदि हम देखें, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज अनीमिया। डबल स्टार लगा लेना। अनीमिया अगर पूछा जाए तो मेन रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। अगर RBC बढ़ जाएंगे तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। एरिथ्रोसाइट्स हमने RBC को बोला था,
ठीक है, याद हो अगर तो आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला था। अगर आरबीसीज कम हो जाएंगे यानी कि हीमोग्लोबिन भी यदि कम हो जाएगा तो अनीमिया होगा, यदि बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया और एरिथ्रोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 12 से 20 दिन का ही रहता है। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी, जहां पे भी बेटा साइटोसिस आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज इन नंबर। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोपीनिया, जहां पे भी ये वर्ड आएगा पीनिया, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, देयरफॉर ल्यूकोपीनिया रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। ग्रेवयार्ड कौन है आरबीसीज का? स्प्लीन होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो अनीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस होता है आरबीसीज में इंक्रीज की वजह से। डब्ल्यूबीसीज की यदि हम बात करें तो लाइफ स्पैन सिर्फ 12 से 20 दिन का होता है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोपीनिया यानी कि डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, इतना याद रखेंगे। अब आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। तो प्लेटलेट्स में भी आरबीसी की तरह कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनको हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला था और ये मदद करवा रहे थे हमारी क्लॉटिंग में। एक ऐसा विटामिन जो कि क्लॉटिंग में मदद करवा रहा था वो था हमारा विटामिन के। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है डबल स्टार पॉइंट। हम लोगों ने जब वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस पढ़े थे, कौन कौन से? सबसे पहले पाइसेस पढ़ा था, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। मैमल्स में मिलता है सिर्फ प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन और भी कम होता है, 8 से 9 डेज का ही लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइटोसिस देखो, थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बो और साइटोसिस यानी इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया का मतलब डिक्रीज प्लेटलेट्स। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ साइंटिफिक नेम्स देखो, एक चीज़ मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ 4-5 चार्ट्स लेकर आई हूँ साइंटिफिक नेम्स के। ठीक है, ये सिर्फ वो साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत कॉमनली देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि साइंटिफिक नेम्स उठ के आ जाते हैं। जैसे एक बार पूछा था इक्वस कैबुलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एस्टेरियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है। ठीक है, एलियम सेपा अनियन का है। ठीक है, ये सारे मोसा पुडिका हम लोगों का टच मी नॉट प्लांट का था, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एकदम से टच करके वो सिकुड़ जाता है। एक टाइप का नास्टिक मूवमेंट था, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम्स है जो मैं यहाँ पे क्लास में तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पर ये कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को ध्यान से देखने हैं। इनको 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। याद भी अगर ना हो तो ऑप्शंस जब आएंगे तब तुम करेक्ट आंसर इसके लगा पाओगे। ठीक है, यही कुछ चार्ट्स हैं, ये तुम लोग को जब PDF मिलेगा तब तुम लोग अच्छे से देख लेना। ये कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज, उसके बाद में ये भी कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं। ये हमारे कुछ एनिमल्स की शुरुआत यहाँ से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट्स, इन सबको आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं 5-5 सेकंड रुक जाती हूँ एक एक स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले ये नीम का नाम जैसे होता है अजादिराचा इंडिका। ठीक है, पीपल का नाम होता है फाइकस रिलीजियोसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको हम याद रखेंगे। ठीक है, 2-3 बार देखना यार, साइंटिफिक नेम्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंजीफेरा इंडिका वेरी कॉमन। यहाँ पे अगर हम पोटैटो और ब्रिंजल को देखते हैं तो यहाँ पे पोटैटो का नाम है सोलानम ट्यूबरसम, ब्रिंजल का नाम है सोलानम मेलॉन्जना। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि पोटैटो और ब्रिंजल में क्या कॉमन है। ये मत लिख कर देना सोलानम कॉमन है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था बाय कैरलस लिनेयस, तब मैंने तुम लोगों को बताया था क्या तरीका होता है इन साइंटिफिक नेम्स को लिखने का। और इसीलिए तुम लोग मुझे अब ये बताओगे कि पोटैटो और ब्रिंजल में क्या चीज़ यहाँ पे हम लोगों को कॉमन देखने को मिल रही है, जो कि ऑनियन और गार्लिक में भी सेम है। जैसे गार्लिक का नाम एलियम सटाइवम है, अनियन का नाम एलियम सेपा है, तो इनमें भी क्या चीज़ कॉमन है ये तुम मुझे बताओगे।
कुछ एनिमल्स आ जाते हैं यहाँ पे। एनिमल्स में हम लोग देख रहे हैं एंड फॉर्मिसिडेई होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एंड के स्टिंग में यहीं से नाम आया है। बर्ड्स को हम एव्स बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है। इसी तरह से ये है सारे, ठीक है। उसके बाद में कुछ और एनिमल्स के नाम हैं, जैसे डॉल्फिन है, सटेशी बोलते हैं उसको। कैट का नाम फेलिस कैटस होता है। इंडियन कोबरा नाजा नाजा होता है। गाने की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन कोबरा के साइंटिफिक नेम की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक और, बहुत सारे लग रहे होंगे लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो यार याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के याद रख लेना इनको। जैसे अर्थवॉर्म है, लुम्ब्रिकस, क्वेश्चन आया था लुम्ब्रिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, या फिर इस तरह से आ सकता है कि लुम्ब्रिकस कम्स इन विच फाइलम, तो हम एनालिडा आंसर करेंगे। एपिस, हनीबी, एपिस बोलते हैं हनीबी को। हम लोगों का एपी कल्चर जो होता है वो हनीबीज का कल्चर होता है, यहीं से नाम आए हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ हैं जिनको तुम लोग याद रखोगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हम लोगों के खाने में डेली मौजूद होता है, जो कि हम लोगों को एनर्जी देता है। तो 1 ग्राम में कितनी ये हम लोगों को कैलोरीज देता है, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की हम बात करें तो उसमें 4 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम में, और अगर फैट की बात करें तो उसमें 9 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम में। इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब जिस तरह से, जिस स्पीड से वो हम लोगों को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होता है। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो दैट इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, ग्लूकोज होता है। जब भी हम लोगों को थकावट वगैरह महसूस होती है या फिर वीकनेस होती है, ठीक है, ग्लूकोज पीते हैं हम लोग। ग्लूकोज क्यों पीते हैं, बिकॉज इट इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो ऐड याद आ रहा होगा तुम लोगों को, जिसमें बच्चा क्रिकेट खेल के आता है धूप में, तो जो सन होता है वो स्ट्रॉ की मदद से उसकी पूरी एनर्जी को सक कर रहा होता है। घर जाता है, मम्मी फटाफट से ग्लूकोज घोलती है, पिला देती है, और एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। एकदम से क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यदि हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स आर द स्लोएस्ट। जब भी हम कुछ ऐसा फैटी खाना खा लेते हैं, जैसे चीज़ बर्गर खा लिया या फिर चीज़ पिज्ज़ा खा लिया, तो फिर क्या होता है, उसके बाद में हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। नींद क्यों आती है, क्योंकि हमारा शरीर भी बोलता है कि भैया इसको थोड़ा सा मेटाबोलाइज करने में टाइम लगेगा, थोड़ा रेस्ट दो शरीर को। Therefore, fat is the slowest and carbohydrates are the quickest source of energy। इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ठीक है। डेली हम लोगों को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स 4 ग्राम्स देते हैं हम, मतलब 4 कैलोरीज देते हैं हम लोगों को पर ग्राम, और यदि हम फैट्स की बात करें तो हम उससे थोड़ा डबल से ज़्यादा हम लोगों को कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम के अंदर। 1 ग्राम या फिर हम बोल सकते हैं 1/28 आउंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें यही जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में जाके डिवाइड हो जाते हैं कि अल्टीमेटली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। तो वो सबसे छोटे टुकड़ों का नाम क्या है, ये हम देख रहे हैं, जो अल्टीमेटली इतने छोटे हैं कि ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारे शरीर के हर एक सेल में जा सकें और वहाँ पर रेस्पिरेशन की हेल्प से अल्टीमेटली एनर्जी में ब्रेक डाउन हो। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स में, proteins into amino acids and fats into fatty acids and glycerols। यही जाके हम लोगों के एनर्जी में रिलीज होते हैं सेल के अंदर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, जो खाना स्टोर होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और यदि हम बात करते हैं, ये हमारे एनिमल्स की बात हो गई, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। यदि हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो यही जो स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इतनी चीज़ हम लोगों को समझनी है। ग्लाइकोजन इज द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच इज़ एनालॉगस, यानी कि सिमिलर है स्टार्च जिस तरह से स्टोर होता है प्लांट्स में। ये चीज़ याद रखेंगे, ग्लाइकोजन एनिमल्स और प्लांट्स में स्टार्च। कुछ बहुत स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे पहले हम समझने वाले हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे जो हमारा मेजर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होते हैं टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस ही वो होते हैं जिनमें कि हमारा जो हार्मोन है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो बनता है। साथ में जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो कि मेल गेमीट्स होते हैं, वो भी टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं। इसीलिए ये हमारा मेन जो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, वो होता है। ठीक है, उसके बाद में टेस्टिस से निकलता हुआ एक वॉस डिफरेंस होता है। वॉस डिफरेंस अल्टीमेटली सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस लेकर यूरेथ्रा में खुलता है। एंड इन मेल देयर इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड semen. Semen contains sperm. Semen contains the secretions of prostate and seminal vesicles plus the sperm. ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे। हमारे टेस्टिस जो होते हैं मेल्स में, वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए शरीर के बाहर स्क्रोटल सेक्स में मौजूद होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस हमारे मेन मेजर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यदि हम फीमेल की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे टेस्टिस होते हैं उसी तरह से यहाँ पे होती हैं ओवरीज। ओवरीज में ही हार्मोन बनता है, कौन सा? जो फीमेल हार्मोन्स थे, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हर महीने किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड पे जो मेंसेस की पूरी एक साइकिल होती है, 28 दिन की जो साइकिल होती है फीमेल्स में, उसमें जो 12th से लेकर 15th डे होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, जहाँ पे एक एग रिलीज होता है। अब ओवरी के बाद में आता है फेलोपियन ट्यूब, या फिर हम इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ से होता हुआ ये जाता है यूट्रस में। अब यदि हमसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स कहाँ जाके फ्यूज होते हैं, तो वो होते हैं फेलोपियन ट्यूब में। और अल्टीमेटली यूट्रस में बच्चादानी जिसको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे बच्चा जो है वो यहीं पे पूरा का पूरा पनपता है और मदर से किससे कनेक्टेड होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, अब जो 4th से 5th मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तभी पहला खून जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है मेल और जो फीमेल और जो बच्चा है उनके बीच में, और तभी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस वाली बीमारी भी हो सकती है यदि ब्लड कंपैटिबल नहीं है तो। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? फीमेल्स में जो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरीज, जिस तरह मेल्स में टेस्टिस होते हैं। ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और जब इससे एग रिलीज होता है वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाता है। ठीक है, यदि किसी महीने ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम वॉल होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो उस पर थिकनिंग होती है एक बच्चे को कुशन प्रोवाइड करने के लिए, जो नवजात होगा उसमें उसको कुशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोमेट्रियम में ब्लड की एक लाइनिंग होती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हर महीने यही लाइनिंग टूटती है और इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्विक्स एंड द वजाना, विच वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन, विच वी कॉल एज पीरियड्स इन फीमेल्स। ठीक है, चलो इन्हीं सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे मेल जो मेजर हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं, सिंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट विच इज स्पर्म एंड द मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सेक्स आउटसाइड द बॉडी एंड कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो जिस तरह से हमारे किडनीज में नेफ्रॉन्स, हमारे जो ब्रेन जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इसके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन।
ठीक है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। मेल सेक्स सेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दे मैच्योर इन द एपिडिडाइमिस। इसको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एपिडिडाइमिस एक वर्ड याद रखो जो कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से भरा होता है हमारा टेस्टिस, इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्सुअल हार्मोन। क्या क्या बताया है, क्या इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में? टेस्टिस मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में मौजूद होते हैं लेडिक सेल्स या फिर जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए। बस इतना सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गन्स हैं सारे जो एड करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, उनमें कौन कौन आता है? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल हैं, ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेशंस डाल देते हैं, ठीक है। जो सिक्रेशंस हम लोगों के स्पर्म्स के साथ में मिला देते हैं, सीमन बना देते हैं, उसको नरिश करते हैं ये स्पर्म को, ठीक है। क्या हुआ, जो स्पर्म्स थे वो वास डिफरेंस की हेल्प से टेस्टिस के बाहर आते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस से जब होते होते ये लोग यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं तो बीच में सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें अपना सिक्रेशन डाल देते हैं जो स्पर्म को नरिश करने में मदद करता है। स्पर्म प्लस द सिक्रेशंस इज नोन एज सीमन, ठीक है। चलो, इन मेल्स द वास डिफरेंस एंड द यूरेथ्रा आर द मेन डक्ट्स, ठीक है। अ सिंगल वास डिफरेंस कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। फाइनली जाके यूरेथ्रा में खुल रहा होता है वास डिफरेंस। द यूरेथ्रा एक्ट्स एज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन। यही मैंने बताया कि ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से निकला वास डिफरेंस, और ये अल्टीमेटली जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा होता है उसमें जाके ये मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर क्या था? यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला और वास डिफरेंस भी यूरेथ्रा में मिल जाता है। देयरफॉर मेल्स में एक ही ओपनिंग से सीमेन और यूरिन निकलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो अब हम उसको समझने वाले हैं। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर ऑर्गन होता है वो होता है ओवरीज। जिस तरह से हम लोगों ने मेल में टेस्टिस देखे थे, यहाँ पे होते हैं ओवरीज, और ओवरीज ही वो जगह होती हैं जहाँ पे फीमेल जर्म सेल यानी कि एग का फॉर्मेशन होता है। साथ ही में यहाँ पे जो हार्मोन जो बनता है, जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो होता है यहाँ पे सिक्रीट, जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है। कौन से दो हार्मोन्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब एक एक लाइन को हम यहाँ पे समझते हुए चलने वाले हैं। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ ओवरीज, बिल्कुल। दे प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड द एग्स और द ओवा, एग्स को ओवा भी बोला जाता है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है कि ओवरीज से, देखो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ वापस। ओवरीज, ये हमारी ओवरीज हैं, ठीक है। ओवरीज से जब एग का रिलीज होता है वो इस तरह फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से होते हुए जाता है यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद में यूट्रस में यहाँ पे जो नया जो एम्ब्रियो है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ये जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स के नाम से इनको हम लोगों ने बोला है। कौन कौन से? यूट्रस हो गया, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब हो गया, एंड वेजाइना are the accessory reproductive organs in the human females. Uterus is the site of fetal development. Uterus जिसको बच्चादानी भी बोला जाता है, ये साइट है जो fetal development है उसका, and the vagina receives the sperm from the male, ठीक है। Ovum is carried from the ovaries to the uterus through a pair of oviducts, जिसको हम लोगों ने fallopian tube भी बोला है, and fallopian tube is the site of fertilization, ठीक है। fallopian tube में एक स्पेशल साइट होती है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, एंड एम्पुला इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म इन द एग टेक्स प्लेस।
इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो इट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट्स और द फैलोपियन ट्यूब। अब यदि हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, जिसको हम बोलते हैं जो पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में, वो क्यों आते हैं, इस चीज को अब हम समझने वाले हैं। क्या होता है कि जब भी फीमेल हर महीने तैयार होती है, एक एग को रिलीज करती है, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो फिर एक नए फीटस का डेवलपमेंट होने वाला है, और उसी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा यूट्रस होता है उसमें एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि ब्लड रिच लाइनिंग होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो एक कुशन बना लेता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ये जो ब्लड वाली जो लाइनिंग है, जो ब्लड थिक जो लाइनिंग है, इसका तो ब्रेकेज हो ही जाता है, और एग भी जो होता है वो इसी ब्लड के साथ में वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल एक साइकिल होती है, हर एक महीने में एक एग रिलीज होता है, इसीलिए 1 to 28 डेज की ये साइकिल होती है। स्टार्टिंग जो हम करते हैं, स्टार्टिंग जो काउंटिंग करते हैं, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिस दिन मेंसेस स्टार्ट होता है, उस दिन से इस महीने की काउंटिंग शुरू होती है, और अराउंड 12 to 15th डे वो पीरियड होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन यानी कि जब एग रिलीज होता है, ठीक है। चलो अब क्या बता रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन इज अ साइक्लिक इवेंट ऑफ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। बॉडी से रिमूवल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द ब्लड रिच एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड द ओवम इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब दो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। जब हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा था, तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। इस चीज को याद रखना था। ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, साथ में दो हार्मोन्स को ये सिक्रीट करता है, एक है एलएच, एक है एफएसएच। एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, एंड अलोंग विद द टू ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से थे, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजन था, एक प्रोजेस्टेरोन था। ये चारों हार्मोन्स मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं मेंस्ट्रुएशन के लिए। कौन कौन से चार हार्मोन्स, दो ऐसे जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, और दो ऐसे जो ओवरीज से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं वो है एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो ओवरी से रिलीज हो रहे हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ह्यूमंस में ये साइकिल अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में रिपीट होती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो उसके बाद में हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। अब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनको हम बोलते हैं, जिनको एसटीडीज बोलते हैं, वो हो सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर हम डिजीजेस की बात करें तो इन द फेलियर ऑफ यूजिंग प्रॉपर प्रोटेक्शन ये डिजीजेस ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेटल भी हो सकती हैं। इन्हीं को अब हम देखते हैं कौन कौन से डिजीजेस हैं। बैक्टीरियल अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों डिजीजेस हो जाती हैं अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिट होने का ये रीजन होते हैं, ठीक है। गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस की यदि हम बात करें तो वॉट्स और वेरी लीथल डिजीज एचआईवी एड्स जैसी डिजीजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज द एसटीडीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर वेनेरियल डिजीजेस इनको बोला जाता है। एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर ऑलवेज अ रीजन ऑफ कंसर्न। इनको भी बचाने के लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेथड्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं। यदि हम बात करें कि फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं तो कॉन्डम्स, फेमिडम्स, ये सारे आते हैं जिससे कि एक प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज हो सकता है, जिससे कि एसटीडीज से भी बचा जा सकता है। साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी, जबकि प्लानिंग नहीं है फर्दर रिप्रोडक्शन की, तब उस चीज़ से भी बचा जा सकता है। अगर हम बात करें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स की, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स में दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है
है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। ठीक है, अब इनको एक बार समझते हैं। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में। हम लोगों ने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए एग आता है ओवरी से। इसी फेलोपियन ट्यूब को बीच में से कट करके उसके दोनों एंड्स को बांध दिया जाता है, जिससे एग आ ही नहीं पाएगा फर्दर आगे। इसी को हम लोगों ने बोला है फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी का ही नाम है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में, जहां पे फेलोपियन ट्यूब्स को काट दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स के को काट दिया जाता है, उसके दोनों एंड्स को सिल दिया जाता है, जिससे फर्दर जो फीमेल जर्म सेल है उसका ट्रांसफर ना हो पाए फर्टिलाइजेशन के लिए। वेसेक्टोमी की यदि हम बात करें तो ये मेल्स में होता है और यहाँ पे काट दिया जाता है वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस क्या था? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, टेस्टिस से निकलने वाला वो ट्यूब जो कि स्पर्म्स को कैरी करते हुए ले जा रहा था यूरेथ्रा की तरफ। इसको अगर काट दिया, वास से आता है वेसेक्टोमी और ट्यूब से आता है ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी के ये दोनों नाम है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स। यदि हम देखें तो और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD जिनको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सपोज ये यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस में ऐसे टी शेप का एक डिवाइस होता है जिसको लगा दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है तो वो एग के साथ में फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। इस तरह के भी कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, ये कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स है जिनको आप एक बार देखिए। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। पिल्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल पिल्स होते हैं जो हार्मोन्स के साथ में थोड़ा सा हार्मोन्स में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम लोगों के जो एग होता है या स्पर्म होता है उनमें जो रिलीज के लिए जो हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पिल्स काम आते हैं। ठीक है, हार्मोनल रिंग्स होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCDs जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। कॉपर टी वगैरह करके नाम होते हैं उनके। एग्जाम्पल्स अगर बताऊँ, कॉपर टी एक डिवाइस होता है। ठीक है, इंजेक्शंस होते हैं, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, इम्प्लांट्स होते हैं। जिस तरह से हम लोगों का हार्मोन्स के लिए पिल्स होती है ना, उस तरह से छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं जो भी हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं। अगर उनको स्किन के नीचे ऐसे कर दिया गया, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया गया, तो वो भी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और थोड़ा सा हम लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हार्मोन्स को यूज़ होता है उनमें थोड़ी छेड़छाड़ करके नॉर्मल प्रोसेस को चेंज करके बर्थ कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं। कोइटस इंटरप्टस एक मेथड होता है, कैलेंडर रिदम मेथड एक होता है। कैलेंडर रिदम मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 28 डेज की साइकिल है, उसमें स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट डे होता है वो तब से हम काउंट करना शुरू करते हैं जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जबकि मेंसेस स्टार्ट होते हैं। इसी से अगर हम काउंट करते जाएं 12th से 15th डे, 12th से 16th डे तक मान सकते हैं, वो पीरियड होता है जब एग एक्चुअली रिलीज होने वाला होता है। इस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैलेंडर रिदम मेथड, यानी कि तब प्लान करना जबकि इट्स अ वेरी पर्टिकुलर टाइम फॉर द एग रिलीज, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैचेस होते हैं, ठीक है, पैचेस होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं। डायफ्राम इज अ फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये सारे मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के। इतना चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भी कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने मेल्स और फीमेल्स के जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उनके बारे में समझा। टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेडिक सेल्स को समझा। फीमेल्स में ओवरीज और ओवरीज से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स और उसमें बनने वाले एग को समझा। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है इसको समझा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने मेल्स में वास्ट डिफरेंस देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस आ रहे हैं जो नरिश कर रहे हैं स्पर्म को, फाइनली सीमन बना रहे हैं। यूरेथ्रा के थ्रू सिक्रेशन हो रहा है फाइनली अल्टीमेटली यूरिन का भी और सीमन का भी। फीमेल्स में हम लोगों ने देखा था कि यूट्रस इज द साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट। यहीं पे एंडोमेट्रियम एक ब्लड रिच लाइनिंग होती है, उसका जब ब्रेकेज होता है तब मेंसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझा। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने समझा, बैक्टीरियल, गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल जैसे कि वॉट्स हो गया, एड्स हो गया, इन सब को हम लोगों ने समझा। तो यहीं पे हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है आज। यहाँ पे हम लोगों का पूरा बायोलॉजी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ और फिर हम अल्टीमेटली शुरू करेंगे फिजिक्स एंड देन आवर साइंस पोर्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है।
तो फिर इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आप सब लोग रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगी, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।